जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो ह्यूमन राइट्स एंड इज एवोल्यूशन हमने कल सुपरवाइजर का डिस्कस करा था। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आज हमने डिस्कस करना है, आपके सिलेबस में मेंशन है। ऑल्दो इसको बिट बिट हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है, उन सभी जो डॉट्स हैं उनको हम इंटरकनेक्ट करेंगे आज और इस टॉपिक को फुल्ली प्रिपेयर करेंगे फॉर योर एग्जाम। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, जिन बच्चों ने फॉरेस्टर का भी फॉर्म फिल किया हुआ है आप में से, फॉरेस्टर का कल मैंने साइंस की सेकंड लेक्चर अपलोड करा था। पहला लेक्चर मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट फिजिक्स का अपलोड करा था, सेकंड काइनेमेटिक्स भी अपलोड हो गया कल। तो आप उस लेक्चर को जरूर देखें, एमसीक्यू कम रिवीजन फॉर्मेट में है, बहुत हेल्प मिलेगी आपको फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है बेसिकली, देखो मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया हुआ है। यूडीएचआर की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं ना एग्जाम में, अगर पूछ ले आपको यूडीएचआर की फुल फॉर्म क्या है तो आपने याद रखना है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ये क्या है बेसिकली, ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है ह्यूमन राइट्स पे। ठीक है, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है। क्या है? इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है। इसको किसने एग्जाम में पूछ सकता है, ये इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, इसको किसने अडॉप्ट करा है? जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है उसने इसको अडॉप्ट करा था। जो जो मैं बोलूंगा उसको पेन डाउन करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, इसको किसने अडॉप्ट करा था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। कब अडॉप्ट करा था पूछे? 10 दिसंबर 1948, ये डेट याद कर लो, 10 दिसंबर 1948 में इसको अडॉप्ट किया गया था। इसीलिए हम 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट, इसको अडॉप्ट करा था। इसी के अंदर ह्यूमन राइट्स प्रोक्लेम हुए थे ना, ये चीज भी मैंने आपको कल के लेक्चर में बताई थी। तो कब अडॉप्ट हुआ था? 10 दिसंबर 1948। किसने अडॉप्ट करा था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। ठीक है, अब जब भी कोई अडॉप्ट होता है, कोई भी अगर हम डॉक्यूमेंट्स अडॉप्ट करके कोई रेजोल्यूशन ले रहे हैं, उसका एक रेजोल्यूशन नंबर होता है। तो इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक्सेप्ट करा था। रेजोल्यूशन नंबर क्या था? रेजोल्यूशन क्या था? 217। तो 217 रेजोल्यूशन नंबर है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। और कहां पर अडॉप्ट हुआ था? पेरिस में। कहां पर? पेरिस में, पेरिस फ्रांस में ये अडॉप्ट हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा। एग्जैक्टली जो जगह थी उसका नाम था पैलेस डी कैलट। ठीक है, पैलेस डी चैलट ऐसा करके नाम था। ठीक है, तो इस नाम पे, फ्रेंच नेम है ये, पैलेस डी चैलेट, इस जगह पे, एग्जैक्टली इस जगह पे पेरिस फ्रांस में जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट करा था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। रेजोल्यूशन नंबर क्या था? 217। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और डेट क्या थी? 10 दिसंबर 1948। ठीक है, इसलिए 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। अब जब इसको अडॉप्ट किया गया था तो टोटल कितनी कंट्रीज थी? देखो ध्यान से, जब भी कोई रेजोल्यूशन अडॉप्ट होता है, आपने अभी भी देखा होगा कि जैसे इजराइल और हमास का वो चल रहा है वॉर काइंड ऑफ, यूक्रेन और रशिया, तो इंटरनेशनल वोटिंग होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। कुछ लोग फेवर में करते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट वोट करते हैं, कुछ लोग एब्सटेन कर देते हैं। तो बेसिकली उस टाइम पे थी 58 कंट्रीज। कितनी कंट्रीज थी? 58 कंट्रीज। 58 कंट्रीज में से 48 कंट्रीज ने फेवर में इसमें वोट किया था, मतलब वो चाहते थे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो अडॉप्ट होना चाहिए। तो 58 कंट्रीज टोटल थी, 48 ने फेवर में किया था वोट, बाकी कितनी बची? 10। इन 10 में से जो 8 कंट्रीज हैं उन्होंने अब्सटेन कर दिया था। 8 कंट्रीज ने क्या करा था? अब्सटेन। अब्सटेन करने का मतलब उन्होंने ना फेवर में बोला ना अगेंस्ट बोला, उन्होंने अब्सटेन कर दिया। अगेंस्ट किसी ने भी नहीं बोला था। और बाकी जो 2 कंट्रीज थी ना, दो बच गई कंट्रीज, देखो 48, 8 कितना हो गया? 56 और 2 कितना हो जाएगा? 58। ये 2 कंट्रीज थी, इन 2 कंट्रीज ने ये वोट ही नहीं कर पाई थी, ड्यू टू सम रीजन ये फेल हो गई थी वोट करने में। ये कौन सी कंट्रीज थी? हॉन्डुरस एंड यमन। कौन सी कंट्रीज थी? हॉन्डुरस एंड यमन। देखो आपके सिलेबस में ये पर्टिकुलरली मेंशन है, तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं बता देता हूं। जब भी ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट हुआ था, टोटल 58 कंट्रीज थी, जिनमें से 48 कंट्रीज ने फेवर में वोट किया था कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट होना चाहिए। अगेंस्ट में कोई भी नहीं था। 8 कंट्रीज ने अब्सटेन कर दिया था। अब्सटेन करना मतलब जब आप बोलो कि मैं ना फेवर में हूं ना अगेंस्ट हूं, मैं न्यूट्रल हूं, ठीक है, दैट इज नोन एज अब्सटेन करना। और 2 कंट्रीज ऐसी थी जो फेल हो गई थी, वोट ही नहीं कर पाई थी, वो ड्यू टू सम रीजन, मे बी देयर पर्सनल रीजंस। हॉन्डुरस और यमन उनका नाम था। ये पॉइंट आपने याद रखना अबाउट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन विच ईयर? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कर लोगे ना। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कब अडॉप्ट करा था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स? 1942, 43, 47 या 1948? तो एग्जैक्ट आंसर 1948। एग्जैक्ट डेट इज 10 दिसंबर 1948। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज ऑल्सो नोन है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का दूसरा नाम क्या है? ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा फॉर ऑल मैनकाइंड, मॉडर्न चार्टर, आईसीसीपीआर। तो एग्जाम में इस तरह से पूछता है। ठीक है, अभी इसके साथ से मैं एक और नाम बताऊंगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का दूसरा नाम है इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा फॉर ऑल मैनकाइंड, सभी के लिए।
ऑल मैनकाइंड के लिए एक इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। मैग्ना कार्टा इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट चार्टर। मैग्ना कार्टा को ग्रेट चार्टर भी कहते हैं। ये कब आए थे मैग्ना कार्टा फर्स्ट टाइम? 1215 एडी में। ये क्या था? ये वन ऑफ द फर्स्ट रिटन गारंटी ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, मतलब पहला लिखा गया, वन ऑफ द, ठीक है, जो भी स्टार्टिंग में लिखे गए ह्यूमन राइट्स की गारंटी प्रोवाइड करना फॉर इंडिविजुअल, ये वो जो लिखा गया था ना, दैट इज नोन एज मैग्ना कार्टा, इसलिए इसको ग्रेटर चार्टर भी कहते हैं। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा फॉर, देखो मैग्ना कार्टा भी ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड है, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो मैग्ना कार्टा है ह्यूमन राइट्स का, उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इसलिए इसका दूसरा नाम इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा फॉर ऑल मैनकाइंड था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहां पर इतनी दिक्कत तो आपको नहीं आएगी। इसका दूसरा नाम भी देख लो, इसका दूसरा नाम है इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। तो इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स भी बोला जाता है किसको? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। देखो यार, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट क्या है? इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जिसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया गया। अभी देखेंगे कितने ह्यूमन राइट्स यहाँ पर हैं, तो इसी को, इसलिए इसको इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स भी बोला जाता है, इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा फॉर ऑल ह्यूमन काइंड भी बोला जाता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बताई, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, बट मैं आप डॉट्स को ना कनेक्ट कर रहा हूं ताकि आपको ना फुल्ली प्रिपेयर हो जाए। ये ना बोलो उस जगह पढ़ा था इस जगह नहीं पढ़ा था, तो होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन करनी है आपने। जो हमने उधर पढ़ा है वो भी यूज हो सकता है। एट द एंड ऑफ द डे आपने एग्जाम क्वालिफाई करना, ये नहीं होना चाहिए कि इस चैप्टर में ये चीज पढ़ाएगी उस चैप्टर में नहीं पढ़ाएगी। ठीक है, इंटरनेशनल कन्वीनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पे इंटरनेशनल कन्वीनेंट जो था वो 1976, इंटरनेशनल कन्वीनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट 1970। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच? तो बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट मैच कौन, मतलब ये डेट्स एग्जैक्ट हैं कि नहीं। इंटरनेशनल कन्वेंट जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पे आया था वो 1976 पे था, और इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स के रिलेटेड जो था जिसमें बात की गई थी वो 1976 में आया था। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो मैंने आपको पढ़ाया है ये पहले, इंटरनेशनल कन्वीनियंस चाहे वो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पे हो चाहे इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर राइट पे, ये हमने जो बेसिकली अडॉप्ट किए थे वो 1966 में किए थे। ठीक है, कब अडॉप्ट किए थे? 1966 में, बट फोर्स में, ये फोर्स की डेट है, बट फोर्स में ये 10 साल के बाद आए थे 1976 में। कब आए थे? 1976 में, जो इंटरनेशनल कन्वीनियंट और सिविल एंड पॉलिटिकल। अब एग्जाम में ये भी पूछ सकता है इंडिया ने कब रेटिफाई करा था इनको, तो इंडिया ने भी इनको 1976 में ही रेटिफाई करा था। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। इसमें जो है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात की गई, इसमें इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स की बात की गई थी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। 1966 में अडॉप्ट किए गए थे भाई, जब फोर्स में आता है वो डेट इंपॉर्टेंट है ना। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना तो 26 नवंबर 1949 को था, 1949 को, बट हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? हम 26 नवंबर 1949 को बना था और 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया था, इसलिए हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं ना एज रिपब्लिक डे। तो इसीलिए जिस दिन में फोर्स आएगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोर्स में तो 1976 में आया था, अडॉप्ट बेशक 1966 में कर लिया था इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? तो आपका जो यूडीएचआर है उसमें कितने आर्टिकल्स हैं? ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें नियर अबाउट कितने आर्टिकल? 450 के अराउंड आर्टिकल्स है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी तरह पूछ रहा है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट था उसमें कितने आर्टिकल्स हैं? 4 आर्टिकल हैं, 30 हैं, 34 हैं या 98 है? ये तो एक्जैक्टली आपको आता है तभी आप मार्क कर सकते हो। इसका आंसर है ऑप्शन बी, टोटल 30 आर्टिकल्स हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ये सारे मैंने यहाँ पे डाल दिए, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में। बहुत सिंपल है, आपको ना पढ़ के ही समझ आ जाएगा, मुझे कोई एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। पहला आर्टिकल, इसमें एक प्रीएम्बल था डिक्लेरेशन में और 30 आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल कहता है ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। सभी ह्यूमन बींग्स जो हैं वो फ्रीली बॉर्न हुए हैं, वो किसी के स्लेव नहीं है और सभी इक्वल हैं। ठीक है, सेकंड, एवरीवन इज इक्वल रिगार्डलेस ऑफ रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिक्स आर वेयर दे वर बॉर्न। हर इक्वल है, हर पर्सन इक्वल है, वो किसी भी रेस का हो सकता है, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आप ये पढ़ोगे ना आर्टिकल्स और अपने फंडामेंटल राइट्स से कंपेयर करना, हमारे फंडामेंटल राइट्स भी मोस्टली इन्हीं के साथ रिलेटेड है, आपको समझ आ जाएगा क्यों। राइट तो ऑलमोस्ट सेम ही है। एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ एंड टू लिव इन फ्रीडम एंड सेफ्टी। हर एक पर्सन के पास राइट टू लाइफ है, हमारा भी है आर्टिकल 21। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी सबको है, वो फ्रीडम और सेफ्टी के साथ रह सकता है। एवरीवन हैज द राइट टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी। हर एक के पास राइट है कि वो स्लेवरी से क्या रहे, फ्री रहे, मतलब वो किसी का स्लेव बन के ना रहे। एवरीवन हैज द राइट टू बी फ्री फ्रॉम टॉर्चर। टॉर्चर से फ्री होने का भी हर एक को हक है। इधर टॉर्चर का मतलब फिजिकल टॉर्चर भी आता है, मेंटल टॉर्चर भी आता है, सभी चीजें इंक्लूड है। टॉर्चर मींस सिर्फ फिजिकल टॉर्चर नहीं होता, किसी को हिटिंग करना जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, दिस इज नॉट जस्ट फिजिकल टॉर्चर। आजकल टाइम ज्यादा मेंटल टॉर्चर का, आजकल मेंटली टॉर्चर ज्यादा हो रही है दुनिया, तो उससे भी फ्री रहना आपका राइट है, आप रह सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट, एवरीवन हैज द राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बिफोर द लॉ। हर एक पर्सन को कानून के सामने रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि कुछ को बाहर निकाल दिया लॉ से, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एवरीवन हैज द राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बिफोर द लॉ। वी आर ऑल इक्वल बिफोर द लॉ। हम सब लॉ के आगे सामने इक्वल हैं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी आता है, वही है आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 कहता है एवरीवन हैज द राइट टू सीक जस्टिस इफ देयर राइट्स आर वायलेटेड। अगर आपके राइट्स वायलेट होते हैं और तोड़े जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। तो जैसे हम जाते भी हैं, तो सबको जस्टिस मिलना चाहिए अगर उनके राइट्स जो है वायलेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट, डिटेंशन और एक्साइल। तुम्हें बिना किसी पॉइंट के अगर कोई अरेस्ट कर लेता है, डिटेन कर लेता है या एक्साइल बाहर निकाल देता है, तो उसके अगेंस्ट भी आपके पास राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। आपको ऐसे ही बिना मतलब कि कोई अरेस्ट या डिटेन नहीं कर सकता जब तक आपने कोई क्राइम नहीं करा है। एवरीवन हैज द राइट टू अ फेयर ट्रायल। तो सबको फेयर ट्रायल मिले, जुडिशरी में सबको फेयर ट्रायल मिले, सही ट्रायल मिले, उसमें क्या है, हर एक के पास राइट है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। एवरीवन हैज द राइट टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक पर्सन के पास राइट है कि उसको इनोसेंट ही माना जाए जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं होता। जब तक वो माना नहीं जाता कि इसने कोई क्राइम करा है, तब तक वो इनोसेंट है। बट हमारी मीडिया उसको पहले ही गिल्टी कर देती है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक पर्सन के पास ये राइट है कि वो इनोसेंट है अंटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है। Everyone has the right to privacy and freedom from attacks on their reputation. हर एक पर्सन के पास राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है। सब पर्सन के पास अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का हक है और फ्रीडम है उनको, उनकी रेपुटेशन पे कोई अटैक नहीं कर सकता। अगर आप किसी की रेपुटेशन पे अटैक करते हो ना, तो वो केस लग जाता है वहां पर, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड टू बी फ्री टू लीव एंड रिटर्न टू देयर ओन कंट्री। हर एक पर्सन के पास ये राइट है कि वो फ्रीली मूव करे। ये इंडिया में भी राइट है फ्रीली मूवमेंट का, फ्रीली एक्सेसिबल टू ऑल प्लेसेस, कुछ ट्राइबल एरियाज छोड़ के। एंड टू बी फ्री टू लीव एंड रिटर्न टू देयर ओन कंट्री, वो फ्रीली बाहर जा भी सकते हैं और अपनी कंट्री में आ भी सकते हैं। एवरीवन हैज द राइट टू सीक असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन। परसिक्यूशन से बचने का हर एक पर्सन के पास राइट है को असाइलम, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर परसिक्यूशन हो रहा है तो वो दूसरी कंट्री में जाकर भी असाइलम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एवरीवन हैज द राइट टू अ नेशनलिटी। हर एक पर्सन के पास राइट है कि वो नेशन का पार्ट बने, ठीक है। नेशनलिटी होने का जैसे सिटीजनशिप काइंड ऑफ, तो वो सबके पास राइट। एवरीवन हैज द राइट टू मैरी एंड टू हैव अ फैमिली। हर एक पर्सन के पास राइट है टू मैरी एंड टू हैव अ फैमिली, तो आपके पास भी ये राइट है, आप शादी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एवरीवन हैज द राइट टू ओन प्रॉपर्टी। हर एक पर्सन के पास राइट है कि अपनी उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। देखो इसमें कुछ बताने वाला है नहीं है ना, ये सारी पीडीएफ आप देख लेना, आपको खुद समझ आता रहेगा। एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट कॉन्शियस। देखो आप अपनी मर्जी से कुछ भी सोच सकते हो, आपके कॉन्शियस में कुछ भी हो सकता है, आप अपना रिलीजन खुद चूज कर सकते हो, ये आपको फ्रीडम है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 25 से 28 के बीच में राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। एवरीवन द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन। आप अपने ओपिनियन एक्सप्रेशन रख सकते हो। आर्टिकल 19 हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें भी है। आर्टिकल 20, एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुली असेंबल एसोसिएट। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो, एसोसिएशंस बना सकते हो, ट्रेड यूनियंस बनते हैं, कितनी चीजें बनती हैं, तो वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट, एवरीवन हैज द राइट टू टेक पार्ट इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में टेक पार्ट कर सकते हो। हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है ना गवर्नमेंट सर्विसेज में, ठीक है, रिजर्वेशन अगर नहीं हो तो। एंड टू हैव इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज में सबको इक्वल एक्सेस है। नेक्स्ट, एवरीवन हैज द राइट टू वर्क। सबको काम करने का हक है। टू इक्वल पे मिलने का हक है। टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन का हक है। एंड द राइट टू फॉर्म एंड ज्वाइन ट्रेड यूनियन, ठीक है। एवरीवन हैज द राइट टू रेस्ट एंड लेजर। तो सबको रेस्ट करने का हक है। मेरा भी है, तो लेक्चर नहीं आता है तो इतनी टेंशन नहीं लिया करो, बाकी चीजें रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। एंड लेजर एंजॉय करने का भी सबको हक है। एवरीवन हैज द राइट टू अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, मेडिकल केयर एंड सोशल सर्विसेज। हर एक पर्सन को डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। एवरीवन हैज द राइट टू एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 26 देख लेना। एवरीवन हैज द राइट टू एजुकेशन। 27, एवरीवन हैज द राइट टू पार्टिसिपेट एंड एंजॉय कल्चर, आर्ट एंड साइंस, तो ये भी सबको हक है। एवरीवन हैज द राइट टू अ सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर वेयर द राइट्स इन डिक्लेरेशन कैन बी फुली रियलाइज्ड। जहां पर उसके राइट्स को समझा जा सके, हर पर्सन को राइट है उन सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर का, ठीक है। वी हैव अ ड्यूटी टू अदर पीपल एंड वी शुड प्रोटेक्ट देयर राइट्स। हमारी दूसरी ये एक तरह की ड्यूटी आ गई कि हम दूसरे लोगों के प्रति जो है उनके राइट्स और फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। नो बॉडी कैन टेक अवे दीज राइट्स एंड फ्रीडम फ्रॉम अस। और ये जो राइट्स एंड फ्रीडम्स हमें मिले हो, इनको कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। ये आर्टिकल 30 में लिखा गया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पर कुछ समझाने वाला नहीं, आपको रटना ही है। अभी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, आपको रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे? क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो किसके चेयरमैनशिप के अंडर हमने अडॉप्ट करा था ना? उस टाइम चेयरमैन कौन था? एलेनोर रूजवेल्ट, हिटलर, हंसा मेहता,
रामास्वामी मुदलियर, ठीक है, तो सर आर्कट रामास्वामी मुदलियर भी इनको कहते हैं। तो किसकी डिक्लेरेशन, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया गया था? तो एलेनर रूजवेल्ट, ठीक है। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट द राइट वे, ठीक है, इनका नाम आपने याद रखना। दो चीजें, हिटलर के बारे में आप सबको पता है, उनका तो कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे। हंसा मेहता और रामस्वामी मुदलियर के बारे में पता है। जो हंसा मेहता है ना, पहली बात तो ये फीमेल है, ठीक है, ये एक फीमेल है, ये एक रिफॉर्मर है, एजुकेटर है और प्रोलिफिक राइटर है। तो इंपॉर्टेंट राइटर है, बहुत फेमस राइटर है, रिफॉर्मर भी, एजुकेट। इन्होंने ना, ये बेसिकली इनका मेन काम क्या था, ये बेसिकली जो एक यूनाइटेड नेशन कमीशन है ना, यूएन कमीशन है ह्यूमन राइट्स पे, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, उस यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स में इन्होंने एज एन इंडियन डेलीगेट जो है उसमें पार्टिसिपेट करा है, ठीक है, उसके मेंबर रही हुई है। कब? 1947 और 48 के टाइम पे, ठीक है। तो ये आपने पहली बात हंसा मेहता के बारे में याद रखना, ये भी ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड ही है। हंसा मेहता जो है वो यूनिवर्सल, जो यूनाइटेड नेशन कमीशन था ह्यूमन राइट्स में, उसके एज इंडियन डेलीगेट इन्होंने सर्व करा हुआ 1947-48 के टाइम। इन्होंने जेंडर रिलेटेड इश्यूज को उठाया था, वुमेन राइट के रिलेटेड इश्यूज को उठाया था, ठीक है, वुमेन राइट्स के रिलेटेड इन्होंने बहुत काम किया। और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनकी ये थी कि पहले एक स्टेटमेंट, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट थी, ऑल मैन आर बोर्न फ्री एंड इक्वल। क्या स्टेटमेंट थी? ऑल मैन आर बोर्न फ्री एंड इक्वल, फ्री एंड इक्वल। ऑल्दो यहाँ पर मैन का मतलब सिर्फ मैन नहीं था, ये वुमेन भी थी, बट ये स्टेटमेंट थोड़ी मैन को ज्यादा सपोर्ट करती। इन्होंने इस स्टेटमेंट को चेंज करा था, इन्होंने स्टेटमेंट के लिए बोला था कि ऑल ह्यूमंस आर बोर्न फ्री एंड इक्वल, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल। इस स्टेटमेंट को चेंज कर रहा था किसने? हंसा मेहता ने। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड, वुमेन के राइट्स के लिए। तो ये पॉइंट आपने याद रखना। हंसा मेहता जो यूनाइटेड नेशन कमीशन था ह्यूमन राइट्स, उसके इंडियन डेलीगेट 1947-48 में रही है। उन्होंने जेंडर राइट्स, वुमेन राइट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और ऑल मैन आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इस स्टेटमेंट को चेंज करके ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल करवाया था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर हम रामस्वामी मुदलियर की बात करें, सर आर्कट रामस्वामी मुदलियर की बात करें, देखो अब होता क्या है कि आपने देखा कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स आया 1940, उससे पहले ही बेस तो इसका तैयार हो रहा था। वो जो बेस इसका तैयार हो रहा था ना, देखो उस बेस में की प्रिपरेशन में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। होता क्या कि 26 जून 1945 में क्या होता है, ये एक साइन करते हैं, क्या? एक यूनाइटेड नेशन चार्टर इंडिया के बिहाफ में साइन करते हैं, ठीक है। एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हो रही थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे सैन फ्रांसिस्को यूएस में, वहां पर ये यूनाइटेड नेशन चार्टर को साइन करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, और यही नींव बनाता है आगे जाके यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की। ये जो चार्टर था ना, बेसिकली इसको साइन करा था इनिशियली 50 कंट्रीज ने साइन करा था, और पोलैंड ने थोड़ी देर के बाद साइन करा था, टोटल 51 कंट्रीज ने। ऑल्दो इनके फाउंडिंग मेंबर 51 ही बोले जाते हैं। कितने मेंबर्स ने इनको फाउंड करा? फाउंडिंग मेंबर्स 51 ही है। पहले 50 कंट्री थी और एक पोलैंड ने थोड़ी देर बाद इसको साइन करा, तो 51 इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। रामास्वामी मुदलियर के बारे में आपने यही याद रखना है कि बेसिकली इन्होंने 1945 में एक यूनाइटेड नेशन चार्टर को साइन करा था ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। इसी बेसिकली यही चार्टर जो है बाद में बेस बनाता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट का, और इसमें 50 कंट्रीज ने इसको इनिशियली साइन करा था, पोलैंड ने भी कर लिया था। इसके फाउंडिंग मेंबर्स 51 ही बोला जाता है, ठीक है। तो इंडिया ने जो है, इंडिया के बिहाफ में इन्होंने साइन करा था यूनाइटेड नेशन चार्टर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया, ऑल्दो चांसेस कम है इसके पूछने के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हेन डिड इंडिया रेटिफाइड ICESCR? इंडिया ने ICESCR को कब रेटिफाई करा था? ICESCR की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, अभी ऊपर बताई थी, इंटरनेशनल कन्वीनियंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है। ICSR क्या है? इंटरनेशनल, आईफा इंटरनेशनल कन्वीनियंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है। कब साइन करा था बता दिया हुआ यार, 1976 में ना। 97 पॉलिटिकल एंड सिविल वाला भी 1976 में, ये वाला भी 1976 में रेटिफाई होता। फोर्स में भी 1976 में आया था, अडॉप्ट 1966 में हुआ था। ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। नेक्स्ट अब कुछ आर्टिकल्स हैं और बता रहा है कौन सा आर्टिकल है, ये आपको बताना है करेक्टली मैच कौन कौन सा इनमें से। ऑल्दो मैंने ये सब आपको पढ़ा दिए हुए, अब आपको सिर्फ ये याद करना है। आर्टिकल 3 एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 10 राइट टू अ फ्री ट्रायल, ये भी करेक्ट है। आर्टिकल 26 मैंने आपको बोलता है इस पर फोर्स करना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 23 राइट टू वर्क एंड इक्वल पे, ये सारे ही करेक्ट हैं। तो करेक्टली मैच कौन से है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल द 4 आर द करेक्टली मैच, ठीक है। ये आपको खुद याद करना है, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको रिवाइज करनी है चीजें, जिस तरह से आपने सेक्शंस वगैरह तैयार होंगी इस तरह से आप इसको भी रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द की कंट्रीब्यूटर टू ड्राफ्टिंग ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स का जो ड्राफ्ट बना था, बेसिकली डॉक्यूमेंट बना था, उसमें की कंट्रीब्यूटर किन किन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था? कंट्रीब्यूटर कौन थे? रूजवेल्ट, हरमन सेंटा क्रूज, चार्ल्स मलिक एंड
ऑल ऑफ द अबव। तो रूजवेल्ट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करते थे, ये तो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर थे, और ये तीनों भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर। इस क्वेश्चन का आंसर ऑल द अबव। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए तो ड्राफ्टिंग कमेटी का एक इंपॉर्टेंट रोल था ना, ड्राफ्टिंग कमेटी में बहुत मेंबर थे, तो जैसे बहुत मेंबर थे, मुझे एग्जैक्टली उनके नाम याद नहीं आ रहे, एक तो BR अम्बेडकर सर आगे थे, तो और भी बहुत सारे मेंबर्स थे वहाँ पर, 8 मेंबर्स थे, ठीक है। और यहाँ पर भी वही बात है कि जो ड्राफ्ट था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट, वहाँ पर कौन कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो रूजवेल्ट ये US से बिलोंग करते थे, हरमन सेंटा क्रूज की बात करें चिली से बिलोंग करते थे, चार्ल्स मलिक की बात करें तो लेबनान से, कहाँ से, लेबनान से। और इसके साथ साथ एक चाइना का नेम भी याद कर लेना, चाइना का नेम, चाइना के भी फेमस पर्सनैलिटी थे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के टाइम पे। इनका नाम था पेन चुन चैंग। इनके तो नाम ही बहुत खतरनाक होते हैं, पेन चुन चैंग, ठीक है। पेन चुन चैंग जो है चाइना के हैं, और इन्होंने जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट के अडॉप्शन में एक की कंट्रीब्यूटर रोल प्ले करा था ड्राफ्ट प्रिपेयर करने में, ठीक है। रूजवेल्ट US से, हरमन सेंटा क्रूज चिली से, चार्ल्स मलिक लेबनान से, और पेन चुन चैंग कहां पर, चाइना से, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इसमें कुछ इतना नहीं था, फैक्चुअल डेटा था। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऑल दो मैंने आपको बता दिया हुआ है। आर्टिकल 1 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 25 राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड, आर्टिकल 4 फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, आर्टिकल 18 फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन। इनकरेक्टली मैच कौन सा है इनमें से, ये सारे ही करेक्टली मैच है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। इधर मैंने आपको कंफ्यूज नहीं करा है, आपने क्या करना है, आपने इनको पढ़ना है, क्योंकि अगली बार जब मैं मॉक लूंगा तो मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा यहाँ पे। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ NHRC। तो करेंटली चेयरमैन कौन है NHRC के, आपने बताना है। अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस HL डट्टू, जस्टिस बालकृष्ण, जस्टिस GP माथुर। तो कौन है करंट चेयरमैन ऑफ NHRC। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ाया हुआ है आपने, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। कमेंट सेक्शन में अभी पॉज करके इसका कमेंट करो, अगर नहीं आता गूगल से देख के करो, मैंने पढ़ाया हुआ है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपने बताना है स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर है करंट चेयरमैन है अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। ऑल्दो मैंने बताया भी था, वापस आपको रिवाइज करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज क्रेडिटेड टू चेंजिंग द फ्रेज, किसने ये फ्रेज चेंज करा था, ऑल मैन आर बोर्न फ्री एंड इक्वल टू ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल। बता दिया हुआ है, इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। ये अभी बताया आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 अभी आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, और ये क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे आपने आंसर बताना कि NHRC क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल्स डाल दिए, ये PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। यूनिट जब कंप्लीट हो जाएगा, PDF शेयर हो जाएगी, तो वहां से आप इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। तो पहले यूनिट की कंप्लीट PDF भी हमने शेयर कर दी, MCQ सारे आंसर डाल के। इसी तरह सेकंड की भी आ जाएगी, और इस थर्ड की भी हम जब कंप्लीट हो जाएगा कर देंगे। यूनिट 6 भी हम साथ साथ में ट्राई करेंगे कि स्कीम जो 1-2 बच गई हैं वो भी साथ साथ कवर कर लेंगे। और मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करूंगा, देखो ध्यान से सुनो, इंस्टाग्राम पे हमारा एक हैंडल है डेली करंट अफेयर्स, वहां पर आते हैं करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो साथ साथ ही रिवाइज होते हैं, ठीक है। एक तो मैं एक इनिशिएटिव और स्टार्ट करूंगा, मैं थोड़ा फ्री हो जाऊं मार्च के बाद, एक इनिशिएटिव स्टार्ट करूंगा, वो इनिशिएटिव होगा वीकली करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो वीकली करंट अफेयर्स आपको पढ़ाए जाएंगे यूट्यूब में। उसके साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ 2 मिनट लगते हैं कि जो डेली के करंट अफेयर्स ढूंढ के इंपॉर्टेंट हम निकालते हैं, वो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे अपलोड हो जाते हैं, जिसका लिंक जो है मैंने टेलीग्राम पे शेयर करा हुआ है 1-2 बार। अवेकनिंग क्लासेस नाम से है, अगर आप इंस्टाग्राम में, तो आप उसको जरूर फॉलो करो, वो हमारा ऑफिशियल हैंडल है, वहां पर जाके आपको सारे डेली करंट अफेयर्स जो है वो मिलते जाएंगे, ठीक है। तो साथ साथ रिवाइज हो जाएंगे, और वीकली करंट अफेयर्स का भी इनिशिएटिव मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा, ठीक है, आप बच्चों के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स में बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है। साथ साथ वीकली करते रहोगे तो धीरे धीरे आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। और साथ में जो बाकी पोर्शन मैंने पढ़ाया हुआ वो भी साथ साथ कवर कर लो, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है, और जो नहीं करवाया वो मैं करवा दूंगा। मीनवाइल सबसे पहले मेरा मतलब यही है कि मैं स्पेशलाइजेशन कवर करवा दूं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।